नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है, विश्व में सर्वाधिक सुर्खियों में रहने वाला टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन विवाद, जिसकी पूरी डिटेल यहाँ पर होनी है। इजराइल फिलिस्तीन का इतिहास क्या रहा है और भारत की क्या भूमिका है इसमें, और ये इजराइल और फिलिस्तीन मिडिल ईस्ट में इनकी क्या भूमिका है, और अब तक अरब कंट्रीज से इजराइल ने किस प्रकार कितने युद्ध लड़े और कैसे उसने सफलता अर्जित की, और आज हमास गाजा पट्टी में इतना शक्तिशाली संगठन कैसे बन पाया, इसी कड़ी में डिटेल हमें चाहिए होती है। और भारत की क्या भूमिका रही। आज भारत इजराइल या फिलिस्तीन में फंसे हुए भारतीयों के लिए ऑपरेशन विजय के तहत बहुत सारे भारतीयों को भारत वहाँ से निकाल चुका है। तो ये सारे कौन कौन से ऑपरेशन हमास चला रहा है, कौन से भारत चला रहा है, ये सारे इसकी डिटेल यहाँ पर होनी है। तो सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा मैप बेस है ये टॉपिक, चूंकि थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का क्या रोल है, पश्चिम एशिया भी कहते हैं इसको, थोड़ा सा मैप देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर अनुमान हमारे पास ये इजराइल जहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये वाला पोर्शन इजराइल का, और आज की डेट में ये वाला जो कलर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये क्षेत्र इजराइल का है। और यहाँ पर ये जॉर्डन है, जॉर्डन अम्मान इसकी कैपिटल है, पड़ोसी देश है आज इजराइल का। और इधर है सीरिया, सीरिया दमिश्क, और ये भी मुस्लिम कंट्री है, ये भी मुस्लिम कंट्री है। और इधर इजिप्ट, ये अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का है, अफ्रीकी महाद्वीप में आता है वैसे होने को। और ये भी इजराइल से भौगोलिक सीमा बनाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा अलग से आपको कलर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है गाजा पट्टी जिसकी बात हो रही है, जहाँ पर हमास का आज बोलबाला है सबसे ज़्यादा। और दूसरा जो क्षेत्र है ये वेस्ट बैंक, जहाँ पर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं अभी, ये फिलिस्तीन, मतलब फिलिस्तीन नाम से जो राष्ट्र अगर यूएनओ मानता है, या यूएनओ के लगभग 135 देश कहते हैं कि फिलिस्तीन नाम का कोई राष्ट्र है अस्तित्वमय, भारत भी मानता है, तो वो फिलिस्तीन आज यहाँ पर है वेस्ट बैंक में। ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा पट्टी है। पूर्वी वेस्ट बैंक के हिस्से में अधिकतर फिलिस्तीनी रहते हैं, जो भविष्य में ये देखते हैं कि इसी पूर्वी यानी वेस्ट बैंक में एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है जेरूसलम, जिसकी राजधानी भी है इजराइल की आज, और फिलिस्तीन का पवित्र स्थल भी माना जाता है। और इसके अलावा हमास कहता है कि इसी पूर्वी फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक में एक उनका प्राचीन काल से या मध्यकाल से एक महत्वपूर्ण स्थल है, और जो खास धार्मिक और पवित्र स्थल है सब इसी वेस्ट बैंक में है। तो विवाद का एक बड़ा कारण धार्मिक भी रहा है, ऐतिहासिक भौगोलिक तो है ही, आर्थिक सभी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण धार्मिक। तो धार्मिक है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पवित्र स्थल हैं, इस पर आने वाले हम लोग। लेकिन फिलहाल एक और पड़ोसी देश यहाँ पर लेबनान, जिसकी राजधानी बेरूत है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, मिस्र और इजराइल, और ये फिलिस्तीन जो हमने अलग से कलर किया है। और इधर है भूमध्य सागर, और इसके बाद नॉर्थ में यूरोप आता है। अब क्या है इसका इतिहास, थोड़ा सा डिटेल। और जो गाजा पट्टी आप सुन रहे हो बार बार, ये गाजा पट्टी का पोर्शन है। और इसके बाद यहाँ पर तेल अवीव है, और फलिस्तीन लिखा हुआ है, जेरूसलम, फलिस्तीन, ये सब, ये अम्मान, डेड सी यानी मृत सागर, अम्मान और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर डेड सी। चलिए चलते अब इसके इतिहास की तरफ, क्या रहा है इसका इतिहास और कैसे कैसे इस समस्या तक इतिहास की कड़ी को जोड़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले इजराइल बनाम हमास, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ मामला है। और कहाँ का मामला है, तो मिडिल ईस्ट, जिसे हम कहते हैं मिडिल ईस्ट विवाद या मध्य पूर्व का विवाद। और शुरुआत के प्रश्न चाहिए हमें सबसे पहले, तो मेन उद्देश्य तो ये, इतिहास तो होता रहेगा उसमें। ऑपरेशन अजय, इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी हेतु चलाया गया अभियान 13 अक्टूबर 2023 को चलाया था भारत ने। तो भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया है। दूसरा ऑपरेशन अल अक्सा, ये हमास द्वारा चलाया गया। वेस्ट बैंक में पूर्णतः अधिकार चाहता है हमास गाजा में जरूर रहता है, लेकिन वो चाहता है कि उनके जो फिलिस्तीन में रहने वाले लोग हैं उनका पूरी तरह से अल अक्सा पर अधिकार हो जाए। अल अक्सा जो कि एक मस्जिद है, वहां पर ऑपरेशन अल अक्सा इसलिए चलाया हमास ने। चलिए शुरुआत इस बार जो हुई है इसकी, वो कैसे हुई है, तो 7 अक्टूबर 2023 की बात थी, जब को इजराइल पर हमास के ताजा हमलों से, यानी जब हमास ने अचानक इजराइल पर आक्रमण कर दिया था और इजराइल फिलिस्तीन विवाद फिर से शुरू हो गया, जो कि बहुत लंबे समय से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चला आ रहा था। और हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म
शुरू किया गया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और कह दिया कि हम ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, यानी हमास को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करेंगे। तो इसी कड़ी में कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि हमास पर इजराइल द्वारा की गई कार्रवाई के अंतर्गत है। ये क्षेत्र है कहाँ? वैसे मिडिल ईस्ट जैसे हम कहते हैं, पश्चिम एशिया भी इसे लिखा रहता है। तो ये सऊदी अरेबिया है, अरब कंट्रीज में। ये अफ्रीका है, अफ्रीका से लाल सागर, आप यहाँ से सऊदी अरब, उसके अलावा आप यहाँ से इराक है इसके तरफ, यानी और यहाँ पर फारस की खाड़ी है, गल्फ कंट्रीज कहते हैं हम जिनको। इधर आपको मिलेगा पर्शियन गल्फ है, देखिए इसके इधर ईरान एक बड़ा सा देश है जो आज सबसे बड़ा समर्थक है, इसका सबसे बड़ा समर्थक है आपके फिलिस्तीन का, यानी गाजा पट्टी में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है जो। तो ये ईरान इधर है। अच्छा, जो जॉर्डन, जिन देशों की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लाल सागर के एक तरफ इजिप्ट मिस्र है और यहीं पर लगे हुए देश है, जॉर्डन जिसकी बात मैं कर रहा था, और ये सीरिया वगैरह ये सब, और इधर ऊपर की तरफ फिर से एक मुस्लिम कंट्री है तुर्की या टर्की जिसे हम कहते हैं, और यूरोप और एशिया के बीच का रास्ता, इसके यहीं पर लेबनान है। तो लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट यानी मिस्र, और इसी के बीच ये है इजराइल और फिलिस्तीन की प्रॉब्लम, ये यहाँ पर की बात हो रही है। तो जो ईरान जो आज हमास के पीछे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से सपोर्ट है उसको, मतलब लाल सागर के थ्रू या कैसे भी वो सपोर्ट करे ये सब। अच्छा चलिए, क्या है इतिहास, थोड़ा सा डिटेल करते हैं। हमास जो शब्द आ रहा है बार बार, तो इसका क्या इतिहास रहा है, तो दो शब्द इसके लिए। हमास एक सुन्नी इस्लामी उग्रवादी समूह है, मतलब कट्टर इस्लामी है, और 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव जीत गया था हमास, और 2007 में उसने वहाँ की जो पहली पार्टियां हैं, जो वहाँ के संगठन थे PLO, फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन, उसको समाप्त कर दिया, उसको नियंत्रित करके, और उसको भी कंट्रोल करने वाले समूह फतह को भी हरा दिया था। मतलब फतह की बहुत बड़ी भूमिका रही है यहाँ पर। और उसके बाद वहाँ PLO, फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन, और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी समाप्त किया, और अब वहाँ हमास का बोलबाला है। अच्छा, हमास कुल मिला के एक सुन्नी इस्लामिक समूह है जो कि आज गाजा पट्टी में रहता है। अच्छा, हमास ने जब 2006 में चुनाव जीता था, तो उसके बाद उसने 2008 में, 12 में, 2014 में और वर्तमान तक हिंसक गतिविधियों द्वारा लगातार इजराइल से संघर्ष जारी रखा है। और वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है पूरी तरह से, और वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है। लेकिन वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जरूर रहते हैं, लेकिन वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है पूरी तरह से, और इजराइल की राजधानी जेरूशलम भी है वहां पर, और जेरूशलम पवित्र स्थल भी है। चलिए, इजराइल फिलिस्तीन विवाद के कारण क्या निकल के आ रहे हैं, जो हम समझते हैं कि क्या कारण है आखिर, तो इतिहास पर जाने पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले इजराइल फिलिस्तीन विवाद के कारण आ रहे हैं कि अधिकांश फिलिस्तीनी शरणार्थी तथा उनके वंशज गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में, पूर्वी जेरूशलम में या यरूशलम में, सीरिया और लेबनान में रहते हैं आज की डेट में। लेकिन पूरे यरूशलम पर इजराइल अपनी राजधानी होने का दावा करता है, कि यरूशलम को इजराइल अपनी राजधानी भी कहता है, और ये कहता है कि ये हमारा है। लेकिन फिलिस्तीनी लोग यरूशलम के अलावा गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में, सीरिया, लेबनान आसपास के देशों में रह रहे हैं बहुत समय से। ये बड़ा कारण है, मतलब यरूशलम दोनों के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलम, ये जो फिलिस्तीनी मूल के लोग हैं, ये पूरी यरूशलम को बहुत सी की फिलिस्तीनी राजधानी समझते हैं, कि फिलिस्तीन राष्ट्र अलग होगा और उसकी राजधानी होगी, उसके रूप में देख रहे हैं। लेकिन ऐसा जेरूशलम जो अपनी राजधानी के रूप में जिसे इजराइल समझता है, ऐसा वो होने नहीं देगा। इसी को लेकर विवाद चल रहा है आज की डेट में। थोड़ा सा डायग्राम क्लियर, जो आपका गाजा पट्टी आपको आप क्लियर दिख रही होगी, ये क्षेत्र लेबनान और मिस्र के देश अलग से दिख रहे होंगे, तो ये सारे देश एक हैं, देखा जाए तो ये सब एक हो रखे हैं इजराइल के खिलाफ, और इजराइल यहाँ पर अकेला है। यहूदी देश है, दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी देश कहते हैं हम। यहूदियों का इतिहास क्या है, कैसा है, सब आएगा। जेरूशलम की बात कर रहा था मैं, ये यरूशलम है, और ये गोलान हाइट्स है, ये भी विवादास्पद क्षेत्र है। वैसे सीरिया और इजराइल के बीच समस्या है इसमें, गोलान हाइट्स में, तो ये उनके बीच बॉर्डर है। अच्छा, ये वेस्ट बैंक की बात हो रही थी, इसको लेकर सबसे बड़ा विवाद चल रहा है अभी। तो दूसरा बड़ा कारण देख रहे हैं हम लोग, कि दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी देश इजराइल फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन यूएनओ के लगभग 135 से अधिक देश इसे मान्यता देते हैं फिलिस्तीन को। और भारत ने भी 1988 में लगभग, भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में शामिल है। मतलब भारत फिलिस्तीन को मानता है। आज भारत इजराइल का समर्थन जरूर कर रहा है, लेकिन भारत ने 1988 के आसपास फिलिस्तीन को भी सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है।
फिलिस्तीनी स्वतंत्र राष्ट्र की मांग जो उठ रही है बार बार फिलिस्तीनियों द्वारा अपने अस्तित्व के संघर्ष को लेकर, उसको भारत भी सपोर्ट करता आया है पहले से, लेकिन वो हमास को समर्थन नहीं करता। मतलब भारत फिलिस्तीन को समर्थन करने का मतलब ये है कि भारत फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करेगा, लेकिन हमास का समर्थन नहीं करेगा, किसी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं करेगा, या किसी ऐसे संगठन का समर्थन नहीं करेगा जिसको मान्यता नहीं प्राप्त है। तो अच्छा, विवाद के कुछ धार्मिक कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण निकल के आ रहा है वो धार्मिक कारण मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जेरूसलम एक प्राचीन धार्मिक तथा पवित्र स्थल है, जहां तीनों प्रमुख धर्मों, यहूदी धर्म हो, चाहे ईसाई हो या फिर इस्लाम हो, इनके लिए कई धार्मिक महत्व के स्थान हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जेरूसलम में ईसाई, यहूदी और इस्लाम के पवित्र स्थान हैं। इसे सब अपने अपने पवित्र स्थानों को की मांग को लेकर, उनकी आज़ादी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और अंततः 1948 में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ था, उसके बाद इजराइल राज्य की स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर एक इजराइल स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी, जो और पश्चिमी जेरूसलम इजराइल की राजधानी बन गया था। तो इजराइल ने जेरूसलम को अपनी राजधानी बना दिया, खासकर पश्चिमी जेरूसलम में, जबकि पूर्वी जेरूसलम में रहते हैं फिलिस्तीनी, जबकि पूर्वी जेरूसलम जॉर्डन का हिस्सा बन गया था। उस समय की बात बता रहा हूँ 1948 में, जहाँ पर सीरिया के ही या जॉर्डन के ही समर्थन में बहुत सारे फिलिस्तीनी लोग रहते आए। तो जॉर्डन जो कि पड़ोसी और सीरिया ये सब इसके आसपास है। तो जो ये वेस्ट बैंक की बात हम कह रहे हैं, तो इसमें ये पश्चिम का क्षेत्र वैसे इजराइल और उसकी राजधानी जेरूसलम है, और पूर्वी क्षेत्र में जो कि जॉर्डन के अंतर्गत है और उसमें अधिकतर फिलिस्तीनी रहते हैं पहले। आज की स्थिति लगभग ऐसी ही है, बड़े कारण निकल के आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा कि 1980 में इजरायली संसद नेसेट द्वारा जेरूसलम कानून के तहत कहा गया था कि जेरूसलम पूर्ण और एकजुट इजराइल की राजधानी है। मतलब इजराइल की संसद ने भी यही कह दिया कि जो जेरूसलम है ये पूर्णतः एकजुट इजराइल की राजधानी है, इसमें फिलिस्तीनियों का कोई हक नहीं है। लेकिन फिलिस्तीनी क्षेत्र पूर्वी जेरूसलम मुख्यतः यहूदियों के समय बाइबिल के राज्य डेविड द्वारा स्थापित इजराइल की राजधानी था। मतलब थोड़ा इतिहास पर जा रहे हम। आज तो चाहे इजराइल कुछ भी कह ले कि ये पूरी तरह हमारा है, लेकिन इतिहास थोड़ा कुछ और कह रहा है। बाइबिल के राज्य डेविड द्वारा स्थापित इजराइल की राजधानी था, और वहां स्थित पश्चिमी दीवार यहूदियों का पवित्र स्थान था। मतलब आज से नहीं, बहुत पहले की बात है ये। रियल में पहले यहूदियों का एक पवित्र स्थान था, उसमें कोई शक नहीं। और मुस्लिमों के लिए यरूशलेम में स्थित अल-अक्सा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध मस्जिद मानी जाती है, मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल माना जाता है। तो अल-अक्सा मक्का मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल है। मतलब इस्लाम के लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां अल-अक्सा मस्जिद है, जिसको फिलिस्तीनी भी मानते हैं। और यहूदियों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर पश्चिमी दीवार यहूदियों का एक पवित्र स्थान हुआ करता था पहले। अच्छा, ईसाइयों के लिए इसलिए है क्योंकि इसके अलावा ईसाइयों का मानना है कि यहां पर ईसा मसीह को शूली पर चढ़ा गया था, इसलिए उनके लिए पवित्र और महान स्थल है। और यहां पर टेम्पल माउंट यहूदी और मुस्लिम दोनों का पवित्र स्थान है। इसके अलावा अल-अक्सा मस्जिद यहूदियों द्वारा भी पूजनीय स्थल है, ये केवल मुस्लिमों द्वारा नहीं, यहूदी द्वारा भी पूजनीय स्थल है। तो ऐसा लग रहा है कि सारे धर्मों का मिला जुला स्वरूप पवित्र स्थल है वहां पर, चाहे वहां पश्चिमी दीवार की बात करें हम, अल-अक्सा की बात करें, या फिर यहूदियों का प्रसिद्ध स्थल या टेम्पल माउंट की बात की जाए, अल-अक्सा मस्जिद की बात की जाए। ये सब विवाद के बड़े कारण है, जो धार्मिक कारण है। थोड़ा सा इसके इतिहास पर जा रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे रहा। मतलब प्राचीन मध्यकाल में लगभग, या प्राचीन काल में लगभग 1200 ईसा पूर्व की बात यहाँ पर आई है कि हजरत मूसा ने मिस्र के फराओ राजाओं से यहाँ से यहूदियों को मुक्त करवाया था। जो यहूदियों को गुलाम बनाया था मिस्र के फराओं ने, हजरत मूसा ने उन्हें आज़ाद कर दिया था। और इजराइल जो क्षेत्र आज की डेट में, इजराइल तथा जुडजा नामक 2 राज्यों की नींव डाली थी उस समय, मतलब यहूदियों के लिए। और लेकिन बाद में क्या हुआ, 770 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा असीरिया और अक्कद ने इन पर अधिकार कर लिया। बेबीलोन का अधिकार हो गया इस पर, और यहूदियों को बहुत यातनाएं दी गई, सताया गया, परेशान किया गया, और उनके मंदिरों को यहूदियों के जलाकर नष्ट कर दिया गया, और वहां से उन्हें विस्थापित कर दिया गया। ये इतिहास। तो कैसे वहां पर मतलब इजराइल यहूदियों का अधिकार समझता है,
तो इतिहास को जरा नजर मार रहे हैं हम लोग। तो आगे चलकर पार्स यानी पर्शियन गल्फ के आसपास का जो क्षेत्र था, पार्स के राजा कुरौस या कुरैश ने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया था। बेबीलोनिया जो ईरान से लगा हुआ क्षेत्र है, और यहूदियों को जमीन व मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। मतलब ईरान के समर्थक जो बेबीलोन क्षेत्र था, अंततः पार्स ने के राजा कोरोस ने वहां पर अधिकार कर लिया। इन यहूदियों को पुनः वहीं पर स्थापित कर दिया जहां वो थे, चाहे वो बेबीलोनिया सीरिया क्षेत्र हो या फिर आज का जो इजराइल क्षेत्र हो, वहां पर फिर से इनको बसा दिया यहूदियों को। अंततः सिकंदर का भारत पर आक्रमण और फिर सिकंदर का पूरे विश्व पर जो अभियान चल रहा था, 300 ईसा पूर्व में 30 ईसा पूर्व में फारस जो ईरान है इस पर अधिकार कर लिया सिकंदर ने, यूनानी ने। और आगे चलकर यह क्षेत्र रोमन, बाद में ये क्षेत्र रोमन साम्राज्य का अंग बन गया। और रोमन और बेजेंटाइन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करते थे, और जो यहूदियों को बाद में ये लोग यहूदियों को अपना विरोधी समझने लगे। जब यहाँ पर रोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया तो यहूदियों को फिर से बागी समझने लगे और यहूदी को यहाँ से भगाया जा रहा है। और रोमन सम्राट हेड्रियन ने, रोमन साम्राज्य का अंग बन गया तो हेड्रियन ने क्या किया, यहूदियों को यरूशलेम से निष्कासित कर दिया फिर से, और इस क्षेत्र का नाम बदलकर यहूदिया नहीं बल्कि सीरिया फलस्तीनिया, जिससे फलस्तीन शब्द निकला है, तो हेड्रियन ने इसका नाम ही बदल दिया यहूदिया से सीरिया फलस्तीना। वरना इसका नाम पहले यहूदिया था, जहां यहूदी धर्म के लोग रहते थे, उनको बसाया गया था बहुत समय पहले। और फिर रोमन साम्राज्य के उदय के बाद इसका धीरे धीरे फिर से पतन होने लगा। फिर आगे प्रोसेस चलती रही, कई पीढ़ियों तक, शताब्दियों तक इजराइल क्षेत्र पर फारसियों, रोमनों, यूनानियों, अरबों, फिर फातिडिज्म, सेल्जुक तुर्क और क्रूजेडर्स, मिस्र के लोगों द्वारा और मामलूक वंश के लोगों द्वारा और ऑटोमन साम्राज्य का शासन रहा। मतलब अलग अलग वंश के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने राज किया। तो फिर कहानी आधुनिक काल तक चलेगी। आधुनिक काल में लगभग 1517 से लेकर 1917 तक ऑटोमन साम्राज्य ने इजराइल के क्षेत्र सहित पश्चिमी एशिया के अधिकांश हिस्से पर अपना शासन कर लिया और यहूदी यूरोपीय देशों की ओर, ऐसे में यहूदी को यहाँ से भागना तय था तो यहूदी यूरोपीय देशों की ओर चले गए। बहुत सारे यहूदी जर्मनी में देखे गए, ये सब यहाँ से निष्कासित कर दिए गए ऑटोमन साम्राज्य के बाद। अच्छा, फिर कैसे ब्रिटिश का हस्तक्षेप रहा, क्योंकि आपको बताइए कि ब्रिटिश ने पूरे विश्व में अपने उपनिवेश की संख्या को बढ़ाया, चाहे वो स्पेन, पुर्तगाल, लेकिन ब्रिटिश का क्या हस्तक्षेप रहा। और बाल्फोर घोषणा पत्र क्या है, 1917 में ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए यहूदी समर्थन हासिल करने की उम्मीद में, क्योंकि यहूदी का समर्थन चाहिए था पहले विश्व युद्ध में, बाल्फोर घोषणा पत्र कि जिसमें वादा किया गया, मतलब बाल्फोर घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसमें किया गया था कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की व्यवस्था स्थापना। मतलब बाल्फोर घोषणा पत्र था ब्रिटिश का, ब्रिटिश नीतियों के या कूटनीति का एक महत्वपूर्ण एक प्रमाण है कि बाल्फोर घोषणा पत्र के तहत एक कहा गया कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों को फिर से बसाया जाएगा, तो कैसे भी हो, क्योंकि वही यहूदियों का मूल है। मतलब मान के चल रहे कि यह क्षेत्र यहूदियों का रहा था। आज क्यों यहाँ पर इजराइल या यहूदी राज्य के रूप में एक महत्वपूर्ण, एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ है, तो क्योंकि वो उनके इतिहास में उनका था भी। 1916 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ गुप्त रूप से एक समझौता किया। ब्रिटिश की नीति के बारे में चल रहा है कि जो हम समझते हैं आज की इजराइल फिलिस्तीन या इजराइल हमास जो विवाद चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटेन की रही है या मित्र देशों की रही है, एक हो तो कैसे उन्होंने बाल्फोर घोषणा पत्र के तहत वादा किया था और फिर 1916 में अंग्रेजों ने फ्रांस के साथ गुप्त रूप से एक समझौता कर लिया जिसके अनुसार युद्ध के बाद अरब देशों को विभाजित किया जाएगा और फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाएगा, ये कहना था। 1915 में मक्का के शासक शरीफ हुसैन ने वादा किया गया था कि अगर हुसैन ने ऑटोमन के खिलाफ अरब विद्रोह का नेतृत्व किया तो वह फिलिस्तीन सहित पूरे क्षेत्र पर शासन करेंगे। मतलब एक तरफ शरीफ हुसैन से वादा किया जा रहा है, अगर उसने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अरब विद्रोह का नेतृत्व किया तो फिलिस्तीन सहित पूरे क्षेत्र पर शासन करेगा, और उसने किया भी, सपोर्ट भी किया, और फिर वो ईरान के अधिकार में भी आया गया वो क्षेत्र। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन यानी मित्र देश जीत गए तो ब्रिटिश ने फिलिस्तीन में एक उपनिवेश की स्थापना की वादे के अनुसार, बाल्फोर घोषणा पत्र के अनुसार, जिसमें कहा गया कि वे इस क्षेत्र पर तब तक शासन करेंगे जब तक कि फिलिस्तीन स्वयं शासन करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इसे अनिवार्य फिलिस्तीन कहा जाने लगा और जो राष्ट्रसंघ के आदेश के अनुकूल था। मतलब कहीं न कहीं ब्रिटिश नीति
के जो सिद्धांत थे, एक तरफ बाल्फूर घोषणा पत्र, यहूदियों को कहा जा रहा है कि तुम्हें इस फिलिस्तीन या यहूदी राज्य में फिर से बसाया जाएगा। दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ मुस्लिम बहुल कंट्रीज को समर्थन दिया जा रहा है कि तुम हमारा साथ दो या ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ो और तुम्हें तुम्हारा पूर्व क्षेत्र बेबीलोन या फिलिस्तीन फिर से मिल जाएगा। तो ऐसे में जब विश्व युद्ध जीत गए मित्र देश, तो फिर से ब्रिटेन ने क्या किया, शरीफ हुसैन और मुस्लिम कंट्रीज को तो बांट लिया गया, उनके भूभाग को बांट लिया गया और फिलिस्तीन पर स्वयं का अधिकार स्थापित कर लिया और उसे अनिवार्य फिलिस्तीन घोषित कर दिया। और लास्ट में जब ये समस्या बहुत बड़ी उभर कर आने लगी और वहां पर बेबीलोन या इस सीरिया क्षेत्र में जो बसे हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां और यहूदी में संघर्ष होने लगा, तो ये मामला चला गया यूएनओ में, राष्ट्र संघ के पास चला गया। यूएनओ तो क्या था उस समय, राष्ट्र संघ था पहले विश्व युद्ध के बाद, तो वहां ये मामला चला गया। तो सदियों से निष्कासित यहूदियों ने अपनी मातृभूमि बचाने की आशा में यूरोप से फिलिस्तीन में आना शुरू कर दिया। तो ऐसे में जब विश्व युद्ध चल ही रहा होगा, पहला विश्व युद्ध, तो जो यूरोप में गए हुए यहूदी लोग थे वो अपने मातृभूमि में आने लगे, क्योंकि फिलिस्तीन में एक अनिवार्य फिलिस्तीन का मामला चल रहा था, तो यहाँ पर अधिक से अधिक फिलिस्तीनी बस रहे थे, तो ये लोग भी आने लगे। और 1920 से 30 में हजारों की आबादी यहूदी फिलिस्तीन वापस आ गए। और फिर परिणाम क्या हुआ, 1936 में फिलिस्तीन अरबों ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो क्योंकि ये सारी चाल फिलिस्तीन की थी, ब्रिटेन की थी, इसलिए जो फिलिस्तीन में रहने वाले अरब मूल के लोग थे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया और एक श्वेत पत्र के तहत फिलिस्तीन में संयुक्त अरब इजराइल राज्य की स्थापना की। मतलब यहाँ फिलिस्तीन क्षेत्र में एक संयुक्त अरब और इजराइल राज्य की स्थापना का आह्वान किया कि यहाँ पर दोनों का संयुक्त रूप से शासन होगा। तो वो चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई, इतिहास में स्पष्ट नहीं हो पाई, इसी वजह से बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज उभर गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर मुसोलिनी ने नाजीवाद फांसीवाद के माध्यम से यूरोप से यहूदियों को भगाना शुरू किया। जर्मनी तथा इटली में हिटलर तथा मुसोलिनी द्वारा नाजीवाद और फांसीवादी नीति के तहत यहूदियों का नरसंहार किया और यहूदियों को फिलिस्तीन में, तो ऐसे में यहूदियों को अधिक से अधिक मित्र देशों द्वारा फिलिस्तीन में बसाया गया फिर से, और अंततः इजराइल पर यहूदियों का अधिकार होने लगा। धीरे धीरे यहूदियों की संख्या बढ़ती गई और फिलिस्तीनी वहां से दूर होते रहे और धीरे धीरे फिलिस्तीन यहूदियों का होने लगा। परिणामतः अरब यहूदी संघर्ष की शुरुआत हो गई और मामला संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया गया। बाद में जब बस नहीं चला तो यह मामला संयुक्त राष्ट्र के पास चला गया और फिर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को विभाजित करने वाले क्षेत्र में अलग फिलिस्तीनी और यहूदी राज्य की स्थापना हेतु मतदान किया। तब संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व जब 1945 में पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आ गया तो उसने वहां पर जनमत संग्रह करवाया कि भैया फिलिस्तीन और यहूदी राज्य के मध्य, लेकिन जो अरब लोग थे, अरब मूल के लोग थे, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। वो किसी तरह मतदान से जनमत संग्रह से के लिए तैयार नहीं है। और फिर यूएनओ ने जब जनमत संग्रह पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाया तो फिर यूएनओ ने मामला अपने हाथ में लिया और ये कह दिया कि इस क्षेत्र का, जो ये आज फिलिस्तीन और इजराइल क्षेत्र है, इसका 48% भाग यहूदियों का रहेगा और 44% भाग फिलिस्तीन का रहेगा और शेष जो 8% बच रहा है वो अन्य मूल के लोग जो यहाँ पर रहते हैं या फिर वो यूएनओ का खुद ही रहेगा, उस पर यूएनओ का अधिकार रहेगा, जो बहुत ज्यादा विवादास्पद है। तो कुल मिला के जो भी था, अंततः 1947-48 में यहाँ पर 44% फिलिस्तीनियों का बोलबाला था, मतलब, और 48% यहूदियों का था। तो इसलिए यहूदी राज्य की यहाँ पर स्थापना हो गई। इस क्षेत्र की बात हो रही है। फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था उस समय कुल मिला के 46% था और फिर फिलिस्तीन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, यूएनओ का जो समझौता हुआ था। इसीलिए 1948 में डेविड बेन गुरियन के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मतलब इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया इजराइल क्षेत्र का, और इजराइल में एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना हो गई अंततः। फलतः अरब राष्ट्रों ने इसका विरोध, अरब राष्ट्र इसका विरोध तो करे, लेकिन चूंकि ये मामला यूएनओ ने सुलझा रखा है, इस वजह से कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं हो पाया। मतलब 46% कुल मिला के फिलिस्तीन का रहा और 48% इजराइल का रहा। तो इजराइल में एक अलग से यहूदी राज्य की स्थापना हो चुकी है और धीरे धीरे वो फिलिस्तीन क्षेत्र, ये फिलिस्तीन जो इजराइल दिख रहा है यहाँ पर व्हाइट कलर में, ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन, और ये व्हाइट कलर है इजराइल। और धीरे धीरे देखो फिलिस्तीन का जो ये हरा कलर है, ये पहले फिलिस्तीन का हुआ करता था और धीरे धीरे इस पर इजराइल का अधिकार हुआ और धीरे धीरे होती आज ये हालत है।
और पूरा इजराइल स्थापित हो चुका है और ये फिलिस्तीन बच गया जो गाजा पट्टी, ये जो गाजा पट्टी में, और ये वेस्ट बैंक। मतलब जहां फिलिस्तीन 1945 के आसपास इतना पूरा क्षेत्र था फिलिस्तीनियों का, और धीरे धीरे यहाँ पर रेड कलर यानी इजराइल का अधिकार बढ़ता गया, और धीरे 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 आज देखो ये लास्ट स्थिति आ गई है, ये फिलिस्तीन का केवल इतना रह गया है जो पूरा इतना ग्रीन कलर था, ये हालत है। तो इसके लिए फिलिस्तीन खुद भी जिम्मेदार था। तो प्रमाणों के आधार पर यह कहा गया कि जब यूरोप से हिटलर द्वारा नाजीवादी और फांसीवादी गतिविधियां बढ़ाई गई तो वहां से यहूदी लोग भागकर वापस अपने देश आ रहे थे, मतलब इस क्षेत्र में आ रहे थे, तो वहां पर बहुत सारे फिलिस्तीनियों ने अपने भूभाग इन यहूदियों को बेच डाले थे, क्योंकि अपने देशों से दूर थे। तो दूसरा, फिर उन्होंने जो फिलिस्तीनी अपने देश को छोड़कर, अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर वहां से बाहर चले गए थे, उन्होंने कभी वापस अपने क्षेत्र में आना समझा ही नहीं। जब वहां पर धीरे धीरे यहूदी जनसंख्या बढ़ने लगी तब उन्हें लगा कि अब हमने अपने मूल क्षेत्र को छोड़ दिया है, अब अपने वापस अपने गृह क्षेत्र में आने के कारण या आना जो चाह रहे थे, इसीलिए इजराइल की संख्या वहां बढ़ती गई और इजराइल और फिलिस्तीन विवाद निकल के आया। अच्छा, फिर इजराइल धीरे धीरे इजराइल की जनसंख्या और उसका भूभाग बढ़ने लगा, और ये जो अरब कंट्रीज थे, चाहे वो सीरिया हो, चाहे जॉर्डन हो, लेबनान हो, और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है इजिप्ट ये हो, या फिर ईरान का अप्रत्यक्ष समर्थन है, ये सब उसको मिलता गया और अरब इजराइल युद्ध होने लगे। और इजराइल को चूंकि मित्र देश का समर्थन था, ब्रिटेन और अमेरिका का, और उसने अपनी तकनीकी में धीरे धीरे वृद्धि की और अपनी शक्ति को मजबूत किया, और 1948-49 में प्रथम अरब इजराइल युद्ध हो गया। इसमें 5 अरब राज्यों इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया, और 1949 में युद्ध विराम के परिणाम, मतलब कुल मिला के 5 सारे अरब राष्ट्र एक हो गए और इजराइल के खिलाफ आक्रमण या युद्ध शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, वेस्ट बैंक, जॉर्डन और गाजा पट्टी मिस्र का हिस्सा बन गई, और लगभग 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए और राज्य विहीन हो गए। मतलब चूंकि इजराइल ने 5 राष्ट्रों को अकेले हरा दिया था, ऐसे में जो फिलिस्तीनी थे वो पड़ोसी राज्य में जाने थे, शरणार्थी के रूप में वहां चले गए। और फिर 1956 में एक बार और विवाद तब हुआ जब मिस्र द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आया। स्वेज नहर चूंकि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, और ये मिस्र के करीब तो है, लेकिन फ्रांस ने इसका राष्ट्रीयकरण करवाया था। तो मिस्र द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण से क्या हुआ कि स्वेज संकट उत्पन्न हो गया, और इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर हमला कर दिया। सिनाई प्रायद्वीप जो कि इजराइल और मिस्र के बीच का एक विवादास्पद क्षेत्र है, उस पर हमला कर दिया, और ब्रिटिश और फ्रांसीसी समर्थन से नहर को वापस ले लिया। मतलब उसने नहर पर कब्जा कर लिया और सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। ये सिनाई प्रायद्वीप का क्षेत्र है, यहाँ पर दिखा सिनाई पेनिनसुला, ये एक बड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ा सा इसका डिटेल दिखा रखा है। और एक तरफ इजराइल, ये देखिए इजराइल पर कब्जा है, और दूसरी तरफ ये मिस्र का है, और यही थी ये लाल सागर का क्षेत्र, और इधर भूमध्य सागर का क्षेत्र, यानी यहाँ इससे जोड़ेगा। तो ये सिनाई प्रायद्वीप का मामला था जब 1956 में स्वेज नहर विवाद चल रहा था। इस सिनाई प्रायद्वीप पर इजराइल ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। तो ये विवादास्पद क्षेत्र आज भी इजराइल कहता है मेरा क्षेत्र है, यानी इजराइल का क्षेत्र है, और मिस्र मानता है उसका है। और फिर 1967 में फिर से अरब इजराइल युद्ध हुआ। 6 दिवसीय अरब इजराइल युद्ध ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण हासिल कर पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। अब पूरी जेरूसलम पर भी अधिकार कर लिया इजराइल ने, और 6 दिन में ही अरब कंट्रीज को हरा दिया था। और यहीं पर योम किप्पर युद्ध का भी जिक्र हुआ है। एक और जो शब्द चल रहा है कि 1973 में सीरिया, मिस्र तथा इजराइल के मध्य योम किप्पर युद्ध हुआ था। मतलब सीरिया और मिस्र जो कि दोनों अरब कंट्रीज थे, इनने इजराइल के खिलाफ अभियान किया, तो फिर योम किप्पर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें इजराइल ने फिर से इनको हरा दिया था। और 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO, जिसकी बात कर रहे थे हम, को बाहर कर दिया। लेबनान में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पनप रहा था बहुत शक्तिशाली रूप में, और इसलिए लेबनान पर आक्रमण किया इजराइल ने, और PLO को वहां से बाहर कर दिया। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन फिलिस्तीन में की मुक्ति के लिए जो मांग उठा रहा था। अच्छा, PLO का गठन, PLO की बात कर रहे थे हम लोग, PLO का गठन नॉर्मली 1964 में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से फिलिस्तीन की मुक्ति हेतु किया गया था। उद्देश्य इसका ये था। और 1927 में गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ था, जिसे पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा कहा जाता है। मतलब फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए 1927 में पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा शुरू किया था, जो कि इजराइल के खिलाफ था। इन शब्दों का जिक्र हो रहा है जो वर्तमान में। अच्छा, फिर उसके बाद इजराइल लेबनान संघर्ष फिर से
जब फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को लेबनान से बाहर खदेड़ दिया गया इजराइल द्वारा, तो वहां पर इजराइल लेबनान युद्ध का जिक्र हुआ है 1982 से 85। पीएलओ को जड़ से उखाड़ने का हेतु किया था, क्योंकि पीएलओ को लेबनान ने शरण दे रखी थी ऐसे में। और फिर 2006 में भी इजराइल लेबनान युद्ध हुआ है। लेबनान, गोलान हाइट्स तथा उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह से संघर्ष हुआ। यहाँ पर हिजबुल्लाह कौन है? तो हिजबुल्लाह एक लेबनानी शिया इस्लामिक शासन है, जो आजकल हम हमास के अलावा हिजबुल्लाह जो दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण संगठन चल रहा है। जैसे लेबनान में इसका विकास हुआ और बहुत सारे अरब कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया। आज हिजबुल्लाह हमास से ज़्यादा शक्तिशाली संगठन है। अगर लेबनान और हिजबुल्लाह इस युद्ध में शामिल होते हैं तो ये और एक बड़ी विकट समस्या हो सकती है। तो हिजबुल्लाह क्या है? तो एक लेबनानी शिया, ये शिया है, बस अंतर ये है, और हमास सुन्नी है। हिजबुल्लाह एक लेबनान शिया इस्लामी राजनीतिक दल है और उग्रवादी गुट माना जाता है। अच्छा, इसी समस्या के निवारण के लिए ओस्लो समझौते का जिक्र हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन की शुरुआत का दशक जब चल रहा था, यानी 1948 से 58 तक, उस समय थोड़ा शांति का माहौल था। और फिर धीरे धीरे यहूदियों की संख्या बढ़ती रही और फिर सारे मुस्लिम कंट्री ने अंततः इजराइल के खिलाफ अभियान किए। तो कई बार अरब इजराइल युद्ध हुए, लेकिन इजराइल ने अलग से कई बार अरब कंट्रीज को हरा दिया। अब ऐसे में आगे के कालों में, मतलब 87 के बाद, प्रथम ओस्लो समझौते का जिक्र हुआ है। ओस्लो कैपिटल है नॉर्वे की, यूरोप में। इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने और हिंसक गतिविधियों को त्यागने पर सहमति प्रकट की, एक फिलिस्तीन की स्थापना की। मतलब यह समझौता यूरोप की मदद से हुआ था 1993 में। उद्देश्य क्या था कि इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जो पीएलओ है, वो एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देंगे और हिंसक गतिविधियों को त्याग देंगे, नहीं करेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हिंसा का त्याग करेंगे। और 1995 में इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जब द्वितीय ओस्लो समझौता हुआ था कि वेस्ट बैंक के 6 शहरों और लगभग 450 कस्बों से इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी। अब इजरायली सैनिक वेस्ट बैंक से और लगभग जहां जहां उनका कब्जा उससे वापस आ रहे हैं। और ये शांति समझौते के प्रयास किए गए अरब इजराइल समस्याओं के निपटारे के लिए ओस्लो समझौता, लेकिन उसके बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुए। हमास जैसे उग्रवादी संगठन का जो उद्देश्य है, उसने मानवताओं के विरुद्ध में जाकर इजराइल में जो बेकसूर हैं या जो अन्य देशों से वहां पर लोग रह रहे हैं, उन पर आक्रमण करके यकीनन ये सिद्ध कर दिया कि वो अलग फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग तो चाहता ही है, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए तो लड़ ही रहा है, लेकिन उसका मूल जो उद्देश्य है वो इजराइल को, यानी यहूदियों को इजराइल से समाप्त करना है, जो एक मानवता युक्त कदम नहीं है। इसका विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। जो लोग इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, उनके लिए सबसे बड़ा आधार ये है कि हमास ने गलत तरीके से और हिंसक तरीके से अपने उद्देश्य सामने रखे हुए हैं, और जो लोग हमास के समर्थन में खड़े हैं वो आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से या हिंसक गतिविधियों के माध्यम से एक राष्ट्र का सपना लेकर जिहादी गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की स्वतंत्रता की मांग करने वाले लोग हैं। और भारत इनके हित में कहीं नहीं है। भारत इजराइल का समर्थन इसलिए करता है, और जो भी देश, ईरान जैसे देश या और अरब कंट्रीज हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब एक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका जो रिजल्ट था भारत, पाकिस्तान और कई ऐसे अरब कंट्रीज में देखने को मिल रहा है वर्तमान में। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, ये सब देखने को मिल रहा है। इसलिए ये युद्ध या शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त होना चाहिए। और जो यूएनओ के नेतृत्व में 1947-48 में जो 48% इजराइल और 46% फिलिस्तीन को मिला हुआ था, फिर से वहीं तक मामला जाना चाहिए और शांति संगठन स्थापित किए जाने चाहिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।